प्रकार समुद्र का जल जो है वह खारा है, इसलिए क्योंकि वो असूझ है, अपार है, अनंत है। समुद्र में जल कितना है इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, उस वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो इस पुस्तक को अपने पास में रखें। देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थीगण, अब आपके पास जो समय शेष है वह विशेष है। आज से इस वीडियो सेशन की शुभ शुरुआत पुनः कर रहा हूं और वीडियो सेशन की शुरुआत के क्रम में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो सेशन के अंतर्गत में आप मुझसे हिंदी का अध्याय सीख पाएंगे। हिंदी को बेहतर ढंग से बताने की कोशिश, हिंदी की तमाम चैप्टरों को बेहतर ढंग से बताने की कोशिश रहेगी और ये प्रयास रहेगा कि हिंदी के अंतर्गत में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को आपको याद न करना पड़े, बल्कि आप जो हैं उन प्रश्नों को समझ लें और समझा हुआ प्रश्न जो है, समझे हुए प्रश्न का उत्तर जो है वह दीर्घकाल तक हमें याद रहता है, अर्थात लंबे समय तक हमें याद रहता है। अब आपके पास मैं बता दूं कि यह पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, जो कि दिंगट कक्षा 12वीं की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंतर्गत में मैं चैप्टर वाइज हर एक प्रश्नों को मैं आपके बीच में रखूँगा और सर्वप्रथम आज मैं काव्यखंड के प्रथम चैप्टर से शुभ शुरुआत कर रहा हूँ। और काव्यखंड के प्रथम चैप्टर के अंतर्गत में जो फर्स्ट जो कविता की जो फर्स्ट जो पाठ्यपुस्तक में पद्यखंड के अंतर्गत में जो फर्स्ट चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है करवक, तो आज मैं इस वीडियो सेशन के अंतर्गत में करवक का सारांश, करवक की पंक्ति बाई पंक्ति जो है उसके जो संदर्भ में जो लेखक ने जो जितनी भी जो बातों को रखा है उन बातों को मैं आपको रखूंगा आपके बीच में। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो इस पुस्तक को अपने पास में रखें, ताकि पंक्ति बाई पंक्ति जो आपको वह प्रश्न जो है वो आए, बनाना आए। जो सप्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न जो होता है उसमें पंक्ति बाई पंक्ति कहीं से भी पंक्ति उठा करके जो है वह प्रश्न पूछी जाती है, तो प्रश्न आपको बनाना आता रहे, इसलिए आपके पास ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए इस वीडियो सेशन को देखने के वक्त में। जो इस करवक के जो रचनाकार जो हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ। इस चैप्टर में उन्होंने करवक में जो है वो करवक को 2 खंडों में विभक्त किया है। प्रथम खंड में किन किन पंक्तियों को उन्होंने सम्मिलित किया है उन पंक्तियों की तरफ हम दृष्टि डालते हैं और पढ़ते हैं उनकी पंक्ति बाई पंक्ति जो उन्होंने जो बातें लिखी हैं उन पंक्तियों को, और उन बातों के माध्यम से कितना गहरा संदेश हम लोगों को दिया गया है ये बताने की कोशिश रहेगी। फिर संक्षिप्त रूप से हम लोग सारांश की तरफ चलेंगे कि इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया, क्या किया, और एक वीडियो में, इस एकमात्र वीडियो में पूरा सॉल्यूशन जो है, आपकी तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन जो है इस एकमात्र वीडियो सेशन के अंतर्गत में है। करवक की से संबंधित तमाम समस्याएँ जो हैं इस वीडियो सेशन को देखने के बाद आपकी दूर हो जाएंगी, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। अब आप इस वीडियो सेशन को ध्यानपूर्वक सुनी। तो प्रथम जो पंक्ति जो है उन्होंने जो लिखा है, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी सोई बिमुहा जे ही कवि सुनी। मलिक मोहम्मद जायसी को एक नयन से ही दिखाई पड़ता था। हर इंसान के पास 2 नयन होता है, मगर मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो एक नयन से बिल्कुल ही नहीं देख सकते थे और एक नयन से मध्यम जो है वो दिखाई पड़ता था उनको एक नयन से। और शारीरिक जो है हमारे पास जो कहीं ना कहीं कमी होती है, मगर मानसिक रूप से यदि हम लोग मजबूत होते हैं, हमारे अंदर विशेष यदि प्रतिभा है तो हर कोई हमारी प्रशंसा करता है। ठीक यही बात बताने की कोशिश की गई है इस पंक्ति के माध्यम से। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई बिमुहा जे ही कवि सुनी, कि मेरे पास एक नयन है, मगर जिसने भी मेरे गुणों का अनुसरण किया, जिन्होंने भी मेरे गुणों को महसूस किया, वह विमोहित हो गया, वह मेरी रचनाओं का घोर प्रशंसक हो गया। अगली पंक्ति है, चांद जैसा विधि अवतारा दीन कलंक कीन जियारा। जिस प्रकार चांद पर इस बात का कलंक है कि चांद पर इस बात का कलंक है कि चांद के किनारे किनारे जो है वो काले रंग का घेरा है, मगर इस कलंक के बावजूद जिस प्रकार चांद जो है वो रात को रोशन करता है, दिन का राजा बेशक सूर्य हो परंतु रात का राजा जो है वो चंद्रमा है, ठीक उसी प्रकार मुझ पर भी कलंक है कि मैं देख नहीं सकता अपनी आँखों से पूरे संसार को, मगर मेरी रचनाओं में इतनी क्षमता है, मेरी कलम में इतनी क्षमता है कि वह
उन क्षमताओं के आधार पर इस जगत को रोशन किया जा सकता है जिस प्रकार चांद जो है वो रात को रोशन करता है। अगली पंक्ति, जग सूझा एक ही नैना, उबा सूख अस्नक तन महा। कवि ने कहा कि मुझे जगत जो है वो एक ही आँख से सूझता है, परंतु जगत एक आँख से सूझने के बावजूद संपूर्ण जगत में कौन कैसे हैं, किनकी छवि कैसी है, समाज की रूपरेखा कैसी है, उस एक नैन से ही मलिक मोहम्मद यासी अपनी कविताओं के माध्यम से उनको लिखा करते थे। अगली पंक्ति दी हुई है कि जौं लही अम्ब ही ढाभ न होई, तौं लही सुगंध बसाई न सोई। कवि ने कहा कि आम का फल जो है जो पेड़ में फलता है तो उसमें नुकीला जो है वो मंजर रहता है, और नुकीला मंजर जब तक नहीं निकलता है तब तक वह नुकीला मंजर आम का रूपरेखा नहीं अख्तियार करता है और न ही उसमें सुगंध आती है। अर्थात हर एक व्यक्ति जो है उसकी शुरुआत जो है वो शून्य से होती है। उसी प्रकार कवि ने स्वयं को शून्य मानते हुए कहा कि मेरी भी शुरुआत शून्य से हुई, मेरे जीवन में कई झंझावात आए, परंतु मैं उस आम का जो मंजर जो है उसी के समान मैं हूँ, और मेरी रचनाएं जब पक गई आम के फल की तरह तो मेरी रचनाओं का सुगंध भी जो है इस संसार में फैल गया। कीन समुद्र पानी जब खारा, तौ अति भयु असूझ पारा। कवि ने कहा जिस प्रकार समुद्र का जल जो है वह खारा है इसलिए क्योंकि वो असूझ है, अपार है, अनंत है। समुद्र में जल कितना है इस बात का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मेरी रचनाएं हैं, मेरी रचनाओं में डूब करके यदि मेरी रचनाओं की भावनाओं को यदि कोई समझने का प्रयास करे तो ठीक इसी प्रकार मेरी रचनाओं में भी जो है वो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अनंत जो ज्ञान के मोती जो है वो मेरी रचनाओं में छिपे हुए हैं। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कवि ने कहा जिस प्रकार कंचन गिरी पर्वत पर भगवान शिव की त्रिशूल की प्रहार होती है तो कंचन गिरी पर्वत टुकड़ों टुकड़ों में बट करके सोने के समान बन जाता है। तो उसी प्रकार जौं नहीं घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक जो है कांच पर कलंक नहीं पड़ता है तब तक कांच जो है वो करा के रूप में नई उभर करके सामने आता है। अर्थात सुमेरु पर्वत वाली जो पंक्ति रही उसका तात्पर्य यह रहा कि जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में, कोई बुरा व्यक्ति भी यदि किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में दिया जाता है तो उसकी दीन दशा भी जो है वो बदल जाती है। ठीक इस प्रकार कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी यदि मेरे काव्य को पढ़े, मेरी रचनाओं को पढ़े तो उसके अंदर सद्गति, उसके अंदर सद्विचार, उसके अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे विचार व्यवहार जो है वो आ सकते हैं। और जौं लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक कांच पर जो है वो कलंक नहीं पड़ता तब तक उसका कंचन का करा जो है वो बन करके सामने में नहीं आता। अर्थात कोई बनता है इसका मतलब है वह गलता है, वह तपता है। अगली पंक्ति, एक नैन जस दर्पण, औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख, जे वहीं कही चाऊ। कवि ने कहा कि मेरे पास एक नयन है और वह एक नयन जो है मेरा वो दर्पण के समान निर्मल है। जिस प्रकार दर्पण निर्मल होता है जिसमें हम लोग अपनी छवि जैसी देखना चाहें उस छवि को हम लोग देख सकते हैं, तो उसी प्रकार मेरा मन जो है वो दर्पण के समान जो है वो निर्मल है। तो प्रथम पद यह रहा करवक का। द्वितीय पद भी का भी भावार्थ अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम पद के माध्यम से बताया क्या गया, तो ये बताया गया कवि ने अपने आत्मविश्वास का परिचय दिया कि शरीर से कमज़ोर, शरीर से लचर होने के बावजूद, आँख से संसार को न देखने के बावजूद उन्होंने बताया कि मेरी रचनाओं में इतनी क्षमता है कि मेरी रचनाएँ जो हैं वो मेरे प्रतिनिधि के रूप में जो है वो जिंदा रहेंगी मेरे न रहने के बावजूद भी। अब दूसरी पंक्ति जो है, मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पकावा। कवि ने कहा कि मैंने जो यहाँ पर शब्दों को जोड़ जोड़ करके जो काव्य रचा है उसको पढ़ करके सभी जो है वो प्रेम के पीर को जो है वो गाएंगे। प्रेम की वास्तविक परिभाषा को उन्होंने बताने का प्रयास किया, शब्दों की ताकत को बताने का उन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से जो है वो प्रयास किया है। जोड़ी लाई रक्त के लई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भई। कवि ने कहा कि मैंने अपनी आँखों में गाढ़ी प्रीत, गाढ़ा प्रेम जो है वो अपने आँखों में भर करके रक्त के लई से अर्थात भावनाओं में डूब करके मैंने इस काव्य का जो है जो सृजन किया है, जिसे कोई भी पढ़ेगा तो कहीं न कहीं हर प्रकार से प्रसन्नचित होगा, आनंदमय होगा। कवि ने कहा, आओ मन जानी कवित अस्किन्हा, मकुर यही जगत मह चिन्हा। कवि ने कहा कि औ मन जानी कवित अस्किन्हा,
स्मकु यह रही जगत मह चिन्हा। कवि ने कहा कि यह कविता जो है मैंने जो रचा है यही मेरे चिन्ह के रूप में रह जाएगा। इस दुनिया में कोई भी जीवित नहीं रहता है, हर एक व्यक्ति जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु की तारीख भी एक न एक दिन फिक्स है। कवि ने कहा कि एक दिन मेरी जी रचनाएं जो है वो मेरे चिन्ह के रूप में जो है वो इस धरा पर रह जाएंगी। कहाँ सो रतन सेन अस राजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानो, कहाँ राघव जई कीन बखानो, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि न तो पद्मावती रानी रही, न अलाउद्दीन सुल्तान रहे, न सुआ रहे, रहा तो बस यही कि उन लोगों ने पद्मावती रानी जो कि काफ़ी परम सुंदरी थी वह नहीं रही, न अलाउद्दीन सुल्तान रहे, न सुआ है, न राघव है, मगर कोई भी आज नहीं है। मगर जगत में जो उन्होंने एक कहानी रची जो अपने कर्म से, अपने वचन से, अपने क्रियाकलाप से, वह कहानी ही इस संसार में उनकी जो है वह जिंदा है। अगली पंक्ति, धनी सुपुरुष जैसे कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न मासु। कवि ने कहा कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति जो होती है वो अमर होती है। जिस प्रकार फूल डालियों से तोड़ लिया जाता है मगर फूल तोड़ने वालों के हाथों में फूल की खुशबू जो है वह रह जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी छवि भी है। मैं एक दिन नहीं रहूँगा, फिर भी जिस प्रकार फूल कोई तोड़ लेता है फिर भी फूल तोड़ने वालों के हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है, अर्थात फूल मर कर के भी अमर रहता है। ठीक इसी प्रकार मैं भी जब एक दिन नहीं रहूँगा तो मेरी भी रचनाएं सबके दिल में धड़कती रहेगी, सबके दिल में वो रचनाएं जो हैं जो मैं रच करके जा रहा हूँ उसे गुनगुनाया जाएगा। कवि ने अगली पंक्ति के माध्यम से कहा, केही ने जगत जस बेचा, केही ने जस लीन जस मूल, जो यह पढ़ी कहानी हम सब हृदय भूल। कवि ने कहा कि यश जो है न तो खरीदा जाता है न ही बेचा जाता है, और मैंने जो रचा है वही दो बोल जो लोग बोलेंगे, जो याद करेंगे मुझे रचनाओं के माध्यम से, वही मेरी प्रसिद्धि होगी, वही मेरी सिद्धि होगी। तो यह रहा इस कविता का भावार्थ। इस कविता के भावार्थ को एक बार वंस अगेन आप ध्यान से पुनः वीडियो को बैक करके आप सुन लें। मुझसे यदि किसी प्रकार की यदि त्रुटि हुई हो तो उन त्रुटियों को भी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंतर्गत में। आप यदि शिक्षक हैं, आप यदि विद्यार्थी हैं, फिर भी हर प्रकार से यदि किसी प्रकार से यदि मेरी पढ़ाई में यदि किसी प्रकार की कमी हुई हो तो उससे आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत में बता सकते हैं। अब इस वीडियो सेशन के अंतर्गत में मैं इस प्रश्न चैप्टर से जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों की ओर मैं चलता हूं जो कि पाठ्य पुस्तक से हैं। प्रथम प्रश्न है, कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है? तो लिखेंगे कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण निर्मल होता है, जिस प्रकार दर्पण में हमारी छवि जैसी होती है, हमारा प्रतिबिंब जैसा होता है, ठीक हम जैसे होते हैं वैसा ही प्रतिबिंब जिस प्रकार हमारा दर्पण में बनता है, ठीक इसी प्रकार कवि का मन भी जो है वो दर्पण की भांति निर्मल है। दूसरा प्रश्न है कि पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो लिखेंगे पहले करवक में कलंक से तात्पर्य है कि चंद्रमा पर इस बात का कलंक है कि वह जो है वो उसको इस बात का कलंक है कि वह उसके किनारे किनारे काले रंग का घेरा है। कलंक होने के बावजूद वह पूरी रात को रोशन करता है। और कांच को जब तक घड़े में तपाया नहीं जाता है तब तक उसका कड़ा जो है वो नहीं बनता है। और कंचन कहा गया, सुमेरु पर्वत पर जब त्रिशूल से प्रहार किया गया तो पर्वत जो है वो कई टुकड़ों में बट करके सोने का बन गया। अर्थात कंचन, कांच और कलंक से तात्पर्य यह है कि इनके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि कोई तभी बेहतर बनता है जब वो आज अपने जीवन में संघर्ष करता है। तीसरा, पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में ले। तो लिखेंगे पहले करवक में व्यंजित जायसी का आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी अनमोल है, काफ़ी बेहतर है, और इसके माध्यम से ये पता चलता है कि जो हमारा आत्मविश्वास यदि मजबूत हो तो फिर शरीर से हमारे अंदर किसी भी प्रकार की हमारे अंदर यदि कमी है तो वो कमी मायने नहीं रखती है। जैसा कि इस काव्य में बताया गया कि कभी एक नयन से ही देख पा रहे थे, एक नयन से बिल्कुल ही नहीं देख पा रहे थे, एक नयन से मध्यम जो है उनका देख पा रहे थे, बावजूद इसके उनके आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी मजबूत है। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? तो कवि ने अपनी रचनाओं के रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि ने कहा है कि एक दिन मैं नहीं रहूँगा, फिर भी मेरी रचनाएं जो है वो उस कारण से मैं जिंदा रहूँगा। भाव स्पष्ट करिए। जौं लही अम्ब ही डाभ न होई, तौं लही सुगंध बसाई न सोई।
प्रस्तुत पंक्ति लिखेंगे कि करबक से लिया गया है। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया, जौन लही आम भी डाब न हुई, कि जब तक आम में नुकीला मंजर नहीं होता है तब तक एक दिन वह आम जो है उसमें उसके फलों में जो है वह सुगंध नहीं आती है ना। ध्यान, अगली पंक्ति है, रक्त के लय का क्या अर्थ है। लेकिन रक्त के लय का अर्थ है कि कवि ने अपनी रचनाओं को भावनाओं में डूब कर लिखा, इसलिए उन्होंने रक्त के लय का जो है वह प्रयोग किया है। मोहम्मद यह कवि जोड़ी सुना हुआ, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग क्यों किया है। लेकिन कवि ने यह जोड़ी शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कवि ने अपने जीवन से अनुभवों को विभिन्न प्रकार के शब्दों को जोड़ करके इस काव्य की जो है वो रचना की है, इस करबक की जो है वो रचना की है, इसलिए यहाँ पर जोड़ी शब्द का प्रयोग किया है। दूसरे करबक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। तो दूसरे करबक के माध्यम से क्या बताने का प्रयास उन्होंने किया। तो दूसरे करबक के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया कि संसार में कितना भी शक्तिशाली सम्राट यदि जन्म लिया हो, कितने भी सुंदर स्त्री यदि जन्म ली हो, कोई भी जन्म लिया हो, कोई भी जिंदा नहीं रहता है, मगर उसकी कहानी जो है वही जिंदा रहती है, वही इंसान की प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती है। व्याख्या करे, धनी सपुरुख जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न वासु। लिखेंगे इस प्रस्तुत पंक्ति करबक से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि वह पुरुष धन्य होता है जिसकी कीर्ति जो होती है वो अमर होती है। जैसे फूल तो मर जाता है, डालियों से जब हम लोग तोड़ते हैं फूल को तो फूल तो मर जाता है, मगर फूल तोड़ने वालों के हाथों में फूल की खुशबू रह जाती है। अतः हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी फूल की तरह बने, हम भी न रह करके भी सबके दिल में हमेशा के लिए जिंदा रहें। तो प्रिय विद्यार्थीगण, नवंबर माह का प्रारंभ और नवंबर भी हमसे जुदा हो रहा है। दिसंबर माह का आगमन होगा, जनवरी माह का आगमन होगा, फरवरी में हम लोगों की परीक्षा होगी। ख्याल रहे कि परीक्षा में प्रदर्शन जो है वो उत्कृष्ट रहे, परीक्षा भवन में स्वयं पर गर्व हो, इसलिए आज ढंग से पढ़ें।